हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ की काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आज हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 20 सितंबर 2022। तो उससे 20 सितंबर से पहले आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और अभी तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपकी डेट रिलीज नहीं हुई है। जब भी आपकी डेट रिलीज होती है तब मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जामिनेशन में टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें से दो पार्ट्स में आपके 100 एमसीक्यूज को डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, सेक्शन बी से 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं ये कोर्स को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको हम यहाँ पर टाइम टू टाइम गाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स में गाइड करते रहते हैं कि कहाँ से आपको स्टडी करना है, कहाँ से आपको प्रिपरेशंस करनी है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। तो सारी चीज़ों की गारंटी है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स आप स्कोर कर सको। तो याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, the data taken from the publication Agricultural Situation in India will be considered as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो क्या था, एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, देन उस डेटा को आप कौन सा डेटा कहोगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा लिया गया है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है डेटा। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो, सो वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। सो रिमेंबर, रिसोर्स में जो डेटा होता है, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब रिसर्चर खुद कैसे डेटा जनरेट करेंगे, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर्स, ये सारे मेथड्स यूज कर खुद डेटा को जनरेट करेंगे। सो वो आपका प्राइमरी डेटा में आएगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा डेटा जो किसी पब्लिकेशन से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो कि था एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया। सो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पब्लिकेशन से लिया गया है। सो ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा के अंदर। सो रिमेंबर,
हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे आपने किसी डेटा को किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू जो डेटा लिया है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। So for this question, option B here is the right answer, secondary data. Next question. Sampling frame is a term used for. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग फ्रेम ये टर्म हम किस लिए यूज करते हैं। So आपको पहले पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। तो सैम्पलिंग फ्रेम मतलब एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपके जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में प्रेजेंट होती है और विथ नेम। ओके और इस लिस्ट में से आप क्या करते हो, रैंडमली कोई भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर लेते हो और ये आपके सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाते हैं और रिसर्चर इन पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है, एक लिस्ट होती है जो पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन विद पर्टिकुलर उनका नेम भी मेंशन होता है और उस लिस्ट में से आप रैंडमली सैंपल्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हो, वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाती हैं जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो और उन पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे। जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे उन लोगों पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. If a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 58 invoices, he or she has thus drawn a sample. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक रिसर्चर है और उस रिसर्चर को अपना सैंपल लेना है। तो रिसर्चर के पास एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल्स। जैसे आपने कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास बिल होता है। तो एक रिसर्चर है, उनके पास मान लो बहुत सारे बिल्स होंगे, थाउजेंड्स में बिल्स होंगे। तो रिसर्चर ने उन बिल्स में से रैंडमली एक बिल को सिलेक्ट कर लिया, एक रैंडम पॉइंट पर एक बिल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करा कि मैं एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएंगे और उस पर मैं स्टडी परफॉर्म करूंगा। ओके तो ये सैम्पलिंग कौन से सैम्पलिंग के अंडर आएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा कि रिसर्चर ने एक बिल सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। रिसर्चर के पास थाउजेंड्स में बिल्स होंगे मान लो और उस बिल्स में से रिसर्चर ने एक बिल आपका रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर इतने सारे पर्सन्स के बिल्स है मेरे पास, मैंने एक रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने एवरेज 58 बिल सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद 50 बिल छोड़कर 51st नंबर पर जो बिल आएगा वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसी तरीके से अगेन 50 छोड़ के 51st नंबर पर जो पर्सन का बिल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही रिसर्चर लोगों को सिलेक्ट कर लोगों के बिल्स को सिलेक्ट कर लेगा और वो उनका सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये कौन सी रिसर्च में सॉरी ये कौन सी सैम्पलिंग में आ जाएगा, आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। रिमेंबर क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इंटरवल पर अपने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं हर 58 छोड़कर 51st वाले को 51st बिल में सिलेक्ट कर लूंगा, 51st वाले पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो। सो आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जहां पर एक आप पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि आप कौन कौन से इंटरवल पर आपका सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी क्या गिवन है, सिंपल, रैंडम, सिक्वेंशियल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो ये तीनों सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रिमेंबर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले आपका जो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, देन आप पहले इंटरवल डिसाइड कर लेते हो उसके बाद कि आप कितने नंबर्स पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, देन आप सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है एंड देन उस पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो। सो ऐसा आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो वेरिएबल है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है तो वो किस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे कि वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो रिमेंबर आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल
पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू को रिलेशनल रिसर्च में -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके जो को रिलेशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और आपके अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है, और अगर आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब -1 वैल्यू होंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा? वो जल्दी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स, दोनों भी वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोरिलेटेड, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। ओके, जो वेरिएबल्स है वो कैसे कोरिलेटेड होना चाहिए? नेगेटिवली। कब? जब उनकी वैल्यू -1 होंगी। -1 होंगी, दैट मीन्स उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं। एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी है, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया। 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा, जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 to 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is known that the amount of apple juice found in a 500 ml bottle is uniformly distributed between 495 ml and 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है। ओके, और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा।
क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। तो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml। अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई बॉटल को मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी 500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूं जिसमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके जो मतलब 500 से ज्यादा लेना है मुझे। ओके, सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 माइनस 500, क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में, तो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है। टोटल रेंज क्या है 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10/15। 10/15 करने पर 5 2 10 एंड 5 3 15। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका 0.667। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.667। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका डेटा। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगी, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा, कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। तो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन, सी मतलब चूज, आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे और ये स्मॉल एन, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर
आपकी पॉपुलेशन कितनी है टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने चूज 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पर 4 एंड 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। देन 3 1 जा 3 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हो जाता है आपका 35। देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए, 35 आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट, an investor knows that his portfolio is equally likely to yield an annual return anywhere in the interval 5% to 35%. What is the probability that he will earn more than 23% in the forthcoming year? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है जिसमें उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5% से 35% के बीच में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी, कितने चांसेस होंगे कि एक ईयर में उसकी जो इनकम होंगी वो 23% होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम वही मेथड हमें ये क्वेश्चन में भी यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज हमें गिवन है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी रेंज लिया था, तो यहाँ पर 5% एंड 35% आपको गिवन है, मतलब आपका जो रेंज है वो 5 से 35% के बीच में लाई करेगा। ओके, अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो जो पर्सन है उनकी इनकम 23% से ज्यादा होंगी। तो इस केस में 23 यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि 23 से ज्यादा इनकम उनकी, मोर देन 23। ओके, यहाँ पर मोर देन 23 पूछा है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन 23 इक्वल टू, हमें इक्वल टू देखना है, तो 23 से ज्यादा है। ओके, 23 से ज्यादा अर्न किया है उसने, तो हमें ये वाला रेंज लेना है 35 माइनस 23 अपॉन टोटल रेंज लेना है 35 माइनस 5। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 30। 12 अपॉन 30 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.40, मतलब 40% चांसेस है उस पर्सन के कि वो 23% से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0.40। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। सब में पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक मतलब आपके जो सैंपल्स है, सैंपल से आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैंपल का मीन। ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से ये जो रेड है ये मेरे सैंपल्स है। ओके, अब मुझे ये जो सैंपल्स है इनसे मुझे मीन मिल रहा है, तो ये मेरे सैंपल 1 है, सो मैं ये लिखूंगी μ1। ये सैंपल 2 है, सो ये हो जाएगा μ2। ये सैंपल 3 है μ3। सैंपल 4 है μ4। ओके, ये मेरे सैंपल का मीन मिल गया मुझे। अब सैंपल का जो मीन है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे सैंपल से, मैं उसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये मेरा μ1 है, ये आपका सैंपल है एक्स एक्सिस पर, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है। सो ये कुछ सैंपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, सो मतलब स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि सैंपल से जो मिल रहा है हमको डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।